ओके, सो हेलो एवरीवन। हम लोग रिटर्न फाइल देख रहे हैं कि रिटर्न कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमने अभी प्रीवियसली हम लोगों ने देखा कि जीएसटी 5 तक हम लोग ने देखा। जीएसटीआर 1 किसके लिए था? आउटवर्ड सप्लाई के लिए था, मतलब सप्लायर के लिए था, जो रजिस्टर्ड पर्सन रहेगा उन लोगों के लिए है। जीएसटीआर 2 परचेज दैट इज कस्टमर के लिए है, इनवर्ड सप्लाई। फिर वो लोग का ऑटो पॉपुलेट होके आएगा, जीएसटीआर 1A जीएसटीआर 2A करके आएगा। जैसे जीएसटीआर 1 फाइल हुआ, जीएसटीआर 2A ऑटो पॉपुलेट होता है। जीएसटीआर 2 फाइल हुआ तो जीएसटीआर 1A ऑटो पॉपुलेट होता है। ठीक है। फिर जीएसटीआर 3 देखा, जो मंथली आप नॉर्मल टैक्स पेयर जो पे करता है एवरी 20th को। ठीक है। फिर 3 भी देखा, दैट इज यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन है, आपको खुद ही बताना पड़ेगा कि आपका परचेज कितना है, आईटी से कितना लिया है, वो सब। फिर जीएसटीआर 4 देखा, क्वार्टरली रिटर्न कंपोजिशन स्कीम के लिए। क्वार्टर का 18 तारीख को आपको पे करना पड़ेगा, मतलब जो भी क्वार्टर है उसका लास्ट मंथ जो भी रहेगा क्वार्टर का, उसमें 18 तारीख को आपको पे करना है। फिर जीएसटीआर 5 देखा, जो एनआरआई के लिए है। ठीक है। अभी हम लोग को जीएसटीआर 6 देखना है। जीएसटीआर 6 किन लोगों के लिए? तो जीएसटीआर 6 हम लोगों के लिए जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, दैट इज, मैंने आपको बताया था जब हम लोग इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का डिस्कशन कर रहे थे, दैट इज क्या होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर? परचेस कोई और कर रहा है, सेल्स कोई और कर रहा है, तो वो टाइम पे क्या होता है, मुझे परचेस के साथ साथ आईएसडी भी ट्रांसफर करना होता है। तो यहाँ पे एक आपको आईएसडी आपने कितना ट्रांसफर किया है और कितना परचेस किया है, तो उसका डिटेल आपको पता चलेगा। तो आपको जीएसटीआर 6 उन लोगों के लिए है जो आईटी लाइक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, जो अपना इनपुट का डिटेल ट्रांसफर करते हैं अपने ब्रांच में। क्योंकि नॉर्मली ये हेड ऑफिस टू ब्रांच होता है, हेड ऑफिस वाले परचेस करते हैं तो वो लोग इनपुट टैक्स पे करते हैं, बट ब्रांच वाले सेल्स करते हैं तो वो लोग आउटपुट सप्लाई करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जीएसटीआर 6 हम लोगों के लिए डेट दिया हुआ है, यहाँ पे आप डेट देख सकते हो। 13 को आपको होता है, एवरी मंथ की 13 को आपको यहाँ पे फाइल करना होगा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब एवरी मंथ जितना भी आपने परचेज का अमाउंट, आपने जितना भी परचेज का गुड्स हो या अमाउंट हो, आपने जितना भी ट्रांसफर किया है ब्रांच में, उतना अमाउंट आईटीसी का भी उतना अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है ब्रांच के साथ। फॉर एग्जाम्पल से आपके पास 3 ब्रांच है और आपने 3,000 का गुड्स परचेज किया, एक हेड ऑफिस है और 3 ब्रांच है। हेड ऑफिस ने 3,000 का गुड्स परचेज किया है, उसने उसके पास कुछ भी नहीं रखा, वो 3,000 का गुड्स तीनों में डिवाइड कर लिया इक्वली, दैट इज 1,000 1,000 1,000, तीनों में 1,000 को आपने गुड्स ट्रांसफर किया। तो ये टाइम पे क्या होगा, आपने गुड्स ट्रांसफर किया है 1,000 का, तो आपको गुड्स के साथ आपको आईटीसी भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, दैट इज 1,000 पे जीएसटी कितना पे किया मैंने, वो भी आपको ट्रांसफर करके देना पड़ेगा। दैट इज योर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। जो हेड ऑफिस वाला काम क्या है, ये काम है हेड ऑफिस का, क्योंकि हेड ऑफिस परचेस करता है, सेल्स ब्रांच कर रहा है, तो आउटपुट कोई और कलेक्ट कर रहा है, पेमेंट कोई और कर रहा है इनपुट का, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, इसके लिए आईएसडी का यहाँ पे लॉजिक लाया है। ठीक है। सो एवरी 13 को जीएसटीआर 6 फाइल होगा, दैट इज आईएसडी के लिए। फिर जीएसटीआर 7 भी है, जो टीडीएस डिडक्ट करता है। द पर्सन वाज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टीडीएस, मतलब कोई ऐसा पेमेंट कर रहे हो आप जिसमें आपको टीडीएस भी डिडक्ट करना पड़ता है, मतलब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ये सर्विस पे या इनकम पे आपका कुछ टीडीएस भी एप्लीकेबल है क्या। अगर आप ऐसा कुछ पेमेंट कर रहे हो जिसमें टीडीएस एप्लीकेबल है और डिडक्ट कर रहे हो, तो आप जो लाइबल हो जीएसटीआर 7 के लिए। आपको मंथली रिटर्न फाइल करना है 7 की। ठीक है। कौन सी तारीख को? 10 तारीख को। एवरी 10th को आपको जीएसटीआर 7 फाइल करना होता है, अगर द पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टीडीएस। टीडीएस इज टैक्स डिडक्शन एक्ट 4। समझ में आया? एवरी 10th ऑफ मंथ ना? हाँ, एवरी 10th ऑफ मंथ। जैसे कि अभी अक्टूबर चल रहा है तो 10 नवंबर को आपको जीएसटीआर 7 फाइल करना है, अगर आपने अक्टूबर मंथ में टीडीएस डिडक्ट किया है किसी का। तो नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप कर रहे हो तो आपको उसके हिसाब से रिटर्न फाइल करना पड़ेगा जीएसटीआर 7। उसके बाद नेक्स्ट इज जीएसटीआर 8 भी है। ई कॉमर्स वगैरह जो रहेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर जो टीसीएस कलेक्ट करते हैं, टीसीएस इज टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। मतलब ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स है जहाँ पे मुझे टैक्स सामने से देना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है, आप गाड़ी खरीदने के लिए, मोटर कार खरीदने के लिए, जब आप कार खरीदने के लिए जा रहे हो, अगर कार का वैल्यू 10 लाख से ऊपर है, अगर
तो आपको टीसीएस वो लोग को पे करना पड़ेगा, तो वो 1% के हिसाब से टीसीएस कलेक्ट करेगा आपका शॉप पर जहाँ से आपने कार खरीदा है। तो ये सब टीसीएस के लॉजिक है। तो अगर आप ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हो जहाँ पे आपको टीसीएस कलेक्ट करना है, वो भी ई कॉमर्स के थ्रू ऑनलाइन, तो आप क्या करोगे, जीएसटीआर 8 में आपको रिटर्न फाइल करना है 10 तारीख को। ये भी 10 तारीख को ही होता है। टीडीएस कलेक्ट करो या टीसीएस कलेक्ट करो, टीडीएस में क्या होगा, द पर्सन जब भी पेमेंट करेगा वो टीडीएस डिडक्ट करेगा, और टीसीएस में क्या होगा, ऑनलाइन अगर कुछ हो रहा है ट्रांजेक्शन, तो टीसीएस अगर उसने कलेक्ट किया है, दैट इज टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, तो एवरी मंथ की 10 तारीख को आपको ये रिटर्न फाइल करना है। अक्टूबर में टीसीएस कलेक्ट हुआ है, नेक्स्ट की 10 तारीख को गवर्नमेंट तक पहुंचा दो। नवंबर 10 नवंबर को आप गवर्नमेंट तक पहुंचा दो, तो 10 तारीख का आपके पास टाइम है। ठीक है, फिर जीएसटीआर 9 है। जीएसटीआर 9 जो है वो एनुअल रिटर्न्स के लिए है, मतलब जिसको एनुअली फाइल करना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी द पर्सन रेगुलर टैक्स पेयर रहेगा तो नीड्स टू फर्निश द मंथली रिटर्न आल्सो एंड द वन एनुअल रिटर्न। मंथली रिटर्न जो भी अभी तक हम लोगों ने देखा 1, 2, 3 जो भी जीएसटीआर जिसका था 1 और 3 भी जो नॉर्मली होता है वो तो रेगुलर हो गया आपका, लेकिन वन एनुअल रिटर्न भी आपको फाइल करना होता है, दैट इज एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9। 31st ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का दिसंबर, 31st दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इसके पहले कोई भी डेट्स पे अगर आपको मंथ्स लिखा रहेगा तो वहां पे इतना इम्पोर्टेंस नहीं है वो मंथ का जितना ये इधर इम्पोर्टेंट है। सिर्फ कंपोजिशन स्कीम में मैंने वहां पे जो डेट डाला था कंपोजिशन स्कीम में 10 जून डाला है, बरोबर है, मतलब वहां पे आपको 10 तो कंसिडर करना ही है, साथ में आपको मंथ भी कंसिडर करना है, ऐसा 10 जून मंथ यहाँ पे भी आपको कंसिडर करना है, दैट इज 31st दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब जीएसटीआर 9 जो आपको फाइल करना है आपको 31st दिसंबर की नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज अभी मेरा अगर नॉर्मली असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर जो होता है नॉर्मली जो चल रहा है फाइनेंशियल ईयर का मेरा 31st दिसंबर तक मैं फाइल कर सकता हूँ एनुअल रिटर्न। मतलब पूरे साल भर में आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया होगा अप्रैल टू मार्च में मेरा एक फाइनेंशियल ईयर हो गया, वो मंथ मतलब वो अप्रैल टू मार्च में मैंने जो भी ट्रांजेक्शन किया होगा, नेक्स्ट दिसंबर जब आएगी, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की दिसंबर जब आएगी, तभी आपको क्या करना है, एनुअल रिटर्न फाइल करना, दैट इज जीएसटीआर 9 में आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट इज जीएसटीआर 10, दैट इज फाइनल। जीएसटीआर 10 जो है वो रिटर्न फाइनल रिटर्न बोलते हैं जिसको हम लोग, या ये कभी फाइल करना होता है फाइनल रिटर्न, जब भी आपका जीएसटीआर नंबर आप सरेंडर कर रहे हो, या तो आप बोल रहे हो कि नहीं अभी मेरा टैक्सेबल इनकम नहीं हो पा रहा है, पहले टैक्सेबल इनकम होता था, टैक्सेबल सप्लाई करती थी तो जीएसटी लगता था तो मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अभी मुझे नहीं हो रहा था, लास्ट में जाते जाते भी आपको एक फाइनल रिटर्न फाइल करना ही है, दैट इज जब आप जीएसटी नंबर सरेंडर कर रहे हो या कैंसिल करवा रहे हो अपना जीएसटी नंबर, तो आपको एक फाइनल रिटर्न फाइल करना होगा। दैट इज यहाँ पे आपको बताया ये वन टाइम होता है, लास्ट टाइम है। आप जब अपना बिजनेस क्लोज कर रहे हो या बिजनेस क्लोज नहीं कर रहे हो या फिर जीएसटी आपको बंद पे नहीं करना है अभी से, टर्नओवर आपका नहीं होगा या इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा था तो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, अभी आप बोल रहे हो मेरा इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन नहीं होगा तो मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराऊंगा, तो अभी आप फाइनल रिटर्न फाइल कर सकते हो जीएसटीआर का और नंबर क्लोज करा सकते हो, दैट इज सरेंडर कराना, आप सरेंडर कर सकते हो। सरेंडर आपको यहाँ पे करना है विद इन द 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर आपका रिटर्न फाइल होना चाहिए जीएसटीआर का, दैट इज आपने जब भी डेट ऑफ कैंसिलेशन कभी हुआ है और डेट ऑफ कैंसिलेशन का ऑर्डर कभी दिया था, दोनों में से विचएवर इज अर्लियर जो रहेगा वो, फॉर एग्जांपल से आपने डेट ऑफ कैंसिलेशन के लिए बोला 1 सितंबर, तो 1 सितंबर से यहाँ पे आपके पास कैंसिलेशन का ऑर्डर अभी तक नहीं है, 1 सितंबर को आपने बोल दिया कैंसिल हुआ नहीं अभी तक, तो आपको 3 महीने के अंदर रिटर्न फाइल करना है, तो आप देख लो 1 सितंबर से 3 मंथ्स काउंट कर लो, ठीक है। तो वैसा जो भी रहेगा वैसा विद इन 3 मंथ्स के अंदर आपको रिटर्न फाइल करना है। तो हम लोग ने पूरे रिटर्न्स देख लिए, 10 टाइप्स ऑफ रिटर्न्स है यहाँ पे, जीएसटीआर 1 है सप्लायर के लिए, जीएसटीआर 2 है वो परचेज के लिए है, फिर ये लोग अगर जैसे रिटर्न फाइल करते हैं तो एक ऑटो पॉपुलेट जनरेट होता है, जीएसटीआर 1 फाइल हुआ तो जीएसटीआर 2 ऑटो पॉपुलेट होगा, जीएसटीआर 2 फाइल हुआ तो जीएसटीआर 1 ऑटो पॉपुलेट होगा, वो सब हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा हुआ है। जीएसटीआर 3 जो आपको मंथली रिटर्न्स है, 4 जो है क्वार्टरली फाइल होता है कंपोजिशन स्कीम के थ्रू, तो कंपोजिशन सप्लायर रहेगा तो, या जीएसटीआर 9 लाइक जीएसटीआर 5 जो हम लोगों ने देखा, 6 देखा, 7 देखा, 8 देखा, 9 देखा और 10 देखा,
तो यहाँ पे 10 रिटर्न्स होते हैं, ठीक है। ये होने के बाद अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पे आपको लेट फीस एंड पेनल्टी बताया होगा कि आपको लेट फी और पेनल्टी कितना लगेगा। नॉर्मली मैंने आपको बताया कि अगर आप नॉर्मल रिटर्न फाइल कर रहे हो तो 50 लग रहा है, यहाँ पे 50 पर डे के हिसाब से लग रहा है, दैट इज 20/25 आप ले सकते हो शायद। नहीं नहीं ये ओल्ड है, सॉरी 50 पर जीएसटी होता है ना, एज पर सीजीएसटी 50 डे। ये आपको जो मैंने बताया था 100 रुपीज पर डे है, तो 50 डे सीजीएसटी का, 50 डे एसजीएसटी का, तो 100 पर डे उसका हो जाता है। एंड नील रिटर्न फाइल करना है तो 10 रुपीज दोनों का रहेगा, 10 रुपीज मेरा सीजीएसटी का, 10 मेरा एसजीएसटी, या फिर 20 रुपीज मेरा आईजीएसटी। अगर नील रिटर्न फाइल कर रहे हो तो, अगर लेकिन आपको कुछ अमाउंट गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो तो 50-50 लगेगा। ये आपका लेट फीस और पेनल्टी था। फिर जीएसटी का रिफंड आपको कब आएगा? आएगा क्या आपको रिफंड? जीएसटी का रिफंड कौन से केसेस में आ सकता है, आपको क्या लगता है कौन से केसेस में आना चाहिए? या तो आपने ज्यादा टैक्स पे किया होगा तो जीएसटी आपको, मतलब गवर्नमेंट आपको रिफंड करेगी, या तो आपने कुछ गुड्स इंपोर्ट किया है और इंपोर्ट करने के टाइम पे अगर आपने कुछ टैक्स पे किया रहेगा। नॉर्मली मैंने आपको बोला इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के टाइम पे टैक्स नहीं लगता है, और अगर आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया है और यहाँ पे अगर आपने कुछ पे किया होगा, नॉर्मली क्या होता है, दो ऑप्शन होता है, या तो आप जीएसटी का एक्सपोर्ट का पेमेंट करो, हम लोग आपको रिफंड करेंगे। एक्सपोर्ट के टाइम पे आपको दो चीजें याद रखनी है कि एक्सपोर्ट में आप क्या कर रहे हो, या तो आप पूरा टैक्स फ्री ले रहे हो उसको और टैक्स नहीं पे कर रहे हो, या फिर एक्सपोर्ट के टाइम पे आप उसको टैक्स पे कर रहे हो। नॉर्मली हम लोग एक्सपोर्ट के टाइम पे टैक्स पे करते हैं, फिर उसका रिफंड ले लेते हैं। एक्सपोर्ट के टाइम पे जो भी टैक्स पे किया रहेगा वो सब रिफंड आता है, तो ये टाइम पे अगर ऐसा कुछ रहेगा तो आपको रिफंड आ जाएगा। ज्यादा, या फिर आपने ज्यादा अमाउंट पे कर दिया गवर्नमेंट को तो रिफंड आएगा आपको, या नहीं करना चाहिए तो कर दिया तो आएगा, या फिर नील रेटेड का कुछ अमाउंट रहेगा उसका कुछ रिटर्न आएगा, पे किया रहेगा तो ये सब क्या है, रिफंड होने के चांसेस है। आपको कब आएगा ये, आपका जब बिजनेस बंद करोगे तभी आएगा आपको, ये जल्दी आता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को मैंने आपको पहले ही बोला ये रिफंड आता नहीं है, आपको कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ता है, ठीक है। तो ये रिफंड आपको कौन से केस में आएगा वो आपको याद रखना है। कभी आपने गलती से ज्यादा टैक्स पेमेंट कर दिया है तो गवर्नमेंट आपको रिटर्न करेगी। एक्सपोर्ट के टाइम पे अगर आप लोग पेमेंट कर रहे हो जीएसटी का तो वो भी रिफंड आएगा, एक्सपोर्ट के टाइम पे पे किया रहेगा तो ही, या एडिशनल कस्टम ड्यूटी वगैरह पे करना होता है यहाँ पे, अगर पे किया है तो वही रिफंड आएगा। क्लियर हुआ जीएसटी रिफंड? उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा अगर आपको जीएसटी रिफंड करना है, तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू क्लेम द रिफंड। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि रिफंड के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, दैट इज जीएसटी RFD1। जीएसटी RFD1 ये जो है वो आपका रिफंड का एक फॉर्म भरना पड़ेगा। वो फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद आपके पास वहां पे 2 साल का एक्सपायरी डेट होता है, 2 साल के अंदर आप उसका रिफंड ले सकते हैं। वो नॉर्मल फॉर्म भरना है तो, अगर मतलब वो आपको पता है कि आपका रिफंड आने वाला है ना, तो 2 साल के अंदर आप वो फॉर्म कभी भी भर सकते हो, दैट इज जीएसटी RFD1। लेकिन एक बार आपने फॉर्म भर दिया तो फॉर्म भरने के बाद आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास 90 डेज का टाइम है कि आपको पेमेंट आई जाएगी, 90 डेज के अंदर आपको पेमेंट मिल जाए। लेकिन फॉर्म कभी भरना है, फॉर एग्जाम्पल से मेरे को ऐसा आज लगा, आज मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि मैंने पेमेंट गवर्नमेंट को ज्यादा पे किया, तो आज से मेरे पास 2 साल का टाइम है, 2 साल के अंदर मैं कभी भी ये फॉर्म भर सकती हूँ, अप्लाई कर सकती हूँ, एप्लीकेशन फॉर रिफंड इन फॉर्म जीएसटी RFD1। समझ में आ रहा है? 2 साल के अंदर आपको अप्लाई करना है। लेकिन एक बार आपने अप्लाई कर दिया, फॉर एग्जाम्पल से इफ यू क्लेम एज अ टैक्स रिफंड, अगर आपने क्लेम किया और आपका अमाउंट कितना है, अगर आपके पास अमाउंट आपका जीएसटी मतलब रिफंड का, हेलो, अगर आपका क्लेम का अमाउंट 2 लाख से कम है, योर रिफंड का अमाउंट 2 लाख से कम है, तो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है, डिक्लेरेशन फॉर्म में लिखा होता है कि आपका अमाउंट 2 लाख से कम है, तो हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं कि मुझे रिफंड चाहिए, तो वहाँ पे लिखा होता है, आपका साइन लगेगा, अवेलेबल है, मतलब आपको बिजनेस का है, मतलब बिजनेस कहाँ पे आपका एविडेंस तो लगेगा ही ना हम लोग को, 2 लाख से कम है तो डिक्लेरेशन फॉर्म से काम हो जाता है अगर आपका 2 लाख से कम है तो। लेकिन अगर आपका अमाउंट 2 लाख से ज्यादा है तो यहाँ पे आपको एविडेंस भी देना पड़ेगा कि रिफंड आपने एक्चुअली कौन सी तारीख को आपने ज्यादा पेमेंट किया है, मुझे डॉक्यूमेंट बताओ, कुछ तो रिटर्न फाइल किया होगा ना,
तो वो सब आपको मुझे बताना पड़ेगा और खुद ही लेने को आने का, मतलब रिफंड लेने के लिए भी आपके अकाउंट में आएगा तो खुद का ही अकाउंट होना चाहिए। 2 लाख से कम रहेगा तो किसी का भी अकाउंट रहेगा तो हम लोग पूछते नहीं है, मतलब 2-3 बिजनेस ट्रांजेक्शन है आपकी, 2-3 बिजनेस में 2-3 ट्रांजेक्शन ओपन करके रखा है आपने अकाउंट, आपने किसी में भी ले लिया तो पूछा नहीं जाएगा 2 लाख से कम होगा तो, लेकिन 2 लाख से ज्यादा है तो आपको बैंक का डिटेल भी कंफर्म होना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया, अगर आपने जैसे अप्लाई कर दिया रिफंड के लिए, अगर आपने अप्लाई कर दिया तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपका अमाउंट चेक करेगी कि 2 लाख से कम है या 2 लाख से ज्यादा है, लेकिन अप्लाई तो कर दिया ना आपने, तो गवर्नमेंट आपको 90 डेज का टाइम दे रही है। मतलब गवर्नमेंट बोल रही है कि हम लोग आपको 90 डेज के अंदर रिफंड दे ही देंगे, हम लोग आपको 90 डेज के अंदर रिफंड दे ही देंगे। लेकिन अगर हमसे भूल हो गया और हम लोग फुल भूल गए, दैट इज फेलियर, विद इन द 90 डेज के अंदर पेमेंट नहीं हुआ, तो हम लोग आपको 6% के हिसाब से इंटरेस्ट भी देंगे। वो लोग बोल रहे हैं 6% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग लेट पेमेंट होता है तो हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं आप लोगों से, तो ज्यादा आप लोग ने पेमेंट कर दिया है तो उसका भी आप लोग जब रिफंड लोगे तो हम लोग आपको इंटरेस्ट के साथ देंगे। जब से एप्लीकेबल, आपने जब से एप्लीकेशन फॉर्म भरा रहेगा ना तब से, मतलब फॉर एग्जाम्पल से आप बोल रहे हो कि आपने रिफंड के लिए अप्लाई तो कर दिया, तो उसके लिए आपको 3 महीना वेट करेगा। जैसे कि आपने जुलाई में, लाइक जून में आपने रिटर्न फाइल किया रिफंड के लिए, आपको पता चला रिफंड है, मैं जून में फॉर्म भर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, तो जुलाई अगस्त सितंबर तक आपको आ ही जाएगा, 3 महीने के अंदर रिफंड आना ही नहीं आया तो जुलाई जुलाई से आप काउंट करना स्टार्ट कर दो, आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। नॉट जुलाई से, जून से ही, जून तक तो था ही ना, तो वहां से आपको जुलाई से लाइक इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं कि आपको 6% पर एनम के हिसाब से जितना महीना भी लेट आया उसके ऊपर हम लोग चार्ज करेंगे। लास्ट इज ईवे बिल। ईवे बिल आपको यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली हम लोग को एक ईवे बिल भी जनरेट करना होता है ऑनलाइन, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक ईवे बिल। ईवे बिल कौन जनरेट करेगा, ईवे बिल वही जनरेट कर सकता है जिसका मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, या आपको पोर्टल जीएसटी पोर्टल पे जाके डाउनलोड करना पड़ता है या फिर क्रिएट करना पड़ता है ईवे बिल। इलेक्ट्रॉनिक वे में हम लोग यहाँ पे एक बिल जनरेट करते हैं। ये कभी जनरेट होगा, ओनली सिर्फ जब मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा तभी। क्लियर हुआ, मूवमेंट ऑफ गुड्स का वैल्यू भी अगर मोर देन 50,000 है तो वैल्यू ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स मोर देन ₹50,000 तो ईवे बिल आपको जनरेट करना कंपलसरी। उसके नीचे रहेगा तो चलेगा नहीं किया, लेकिन उसके ऊपर है तो आपको ईवे बिल जनरेट करना कंपलसरी है। कभी करना है, जब भी आपका वैल्यू 50,000 के ऊपर जाएगा तभी। समझ में आ रहा है? कौन कौन करेगा, कौन करेगा, हु कैन जनरेट दिस? रजिस्टर्ड पर्सन जनरेट कर सकता है, अगर आप रजिस्टर हो जीएसटी में आप ईवे बिल जनरेट कर सकते हो। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो भी वो ईवे बिल जनरेट कर सकता है। अरे यार तू अनरजिस्टर्ड तो है लेकिन आपने सामान तो खरीदा है ना, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ईवे बिल कोई भी रजिस्टर, मतलब कोई भी पर्सन जनरेट कर सकता है, रजिस्टर्ड पर्सन हो, ट्रांसपोर्टर हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, कोई भी ईवे बिल जनरेट कर सकता है। मतलब इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। ईवे बिल आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन, मतलब आपको ईवे बिल में आपको इतना ही ध्यान रखना है, ये ट्रांसपोर्टेशन है। यहाँ पे मैंने गाड़ी क्यों दिखाया इमेज में, क्योंकि आपको मूवमेंट ऑफ गुड्स होना चाहिए। जब मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे सामान जाएगा आपका, तभी आपको ईवे बिल जनरेट करना है। उसका वैल्यू 50,000 तक होना चाहिए, 50,000 से ऊपर होना चाहिए, तो आपको ईवे बिल कंपलसरी जनरेट करना है। कौन जनरेट करेगा, हु कैन जनरेट इट? रजिस्टर्ड पर्सन ऑल्सो, अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑल्सो एंड ट्रांसपोर्टर ऑल्सो, वो रजिस्टर कर सकता है, यहाँ पे क्रिएट कर सकता है चालान आपका, सॉरी ईवे बिल। समझ में आ गया? सबका अलग अलग है ये ईवे बिल का। आप बोल सकते हो कि वैलिडिटी कब तक है, तो ईवे बिल का जो वैलिडिटी होता है वो सबका अलग अलग होता है। मतलब आपने कहाँ से कहाँ तक गुड्स ट्रांसपोर्ट कराया है वो भी देखते हैं हम। अगर आपका गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा दूर नहीं है, दैट इज 100 किलोमीटर तक ही है, 100 किलोमीटर तक है या फिर लेस देन 100 किलोमीटर है, तो आपका ईवे बिल का जो वैलिडिटी का है ये वन डे का ही है, नहीं तो एक्सपायरी हो जाएगा। ओनली 1 डे का है, लेस देन 100 किलोमीटर 1 डे का है, लेस देन 300 किलोमीटर, 100 से 300 किलोमीटर तक है तो 3 डेज का है। मतलब 100 तक समझो ना आप, पर 100 किलोमीटर आपको 1 डे का हम लोग एक्सटेंशन देंगे। 300 किलोमीटर गया तो 3 डे का देंगे, 500 गया तो 5 डे का देंगे, 1000 किलोमीटर है तो 10 डे। समझ में आ रहा है?
ये वैलिडिटी मम्मी आपको क्या पता है है? 100 किलोमीटर क्या या नहीं? अरे गुड्स मैं कहाँ से वापस कहाँ डिलीवरी कर रहे हो आप? मुंबई से अच्छा आपने ओके। मुंबई से कहाँ डिलीवरी कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल से मुंबई से आपने गुजरात डिलीवरी किया, सो मुंबई से और गुजरात के बीच में कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है? पर 100 किलोमीटर पे आपको 1 डे होगा वैलिडिटी। मतलब ई वे बिल तब तक ही वैलिड रहता है, उसके बाद एक्सपायरी हो जाएगा, आपको रिक्रिएट करना पड़ेगा। मैं बोल रही हूँ आपने मुंबई से पुणे भेजा, तो कितना दिन लगा मुझे आने के लिए? 2 दिन लगा। दैट इज 200 किलोमीटर है, तो 2 डेज का आपके पास टाइम है। 2 डेज तक आपका ई वे बिल जो रहेगा वो बरोबर रहेगा। उसके बाद आपको रीजनरेट करना पड़ सकता है, वैलिडिटी उसका एक्सपायर हो सकता है। डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है आपका ट्रैवलिंग का जो गुड्स है, वो आपका डिस्टेंस आपको चेक करना पड़ेगा। लेस देन 100 किलोमीटर रहेगा तो 1 डे, 100 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर के हिसाब से हम 1 डे कैलकुलेट कर सकते हैं। 300 किलोमीटर 3 डेज, 500 किलोमीटर तो 5 डेज तक का वैलिडिटी है आपका ई वे बिल का। उसके बाद आपको रीजनरेट करना पड़ेगा। समझ में आ गया एवरीवन? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे ये टॉपिक मेरा खत्म होता है, दैट इज जीएसटी प्रोसीजर्स। तो जीएसटी प्रोसीजर्स का थियरी टॉपिक था, यहाँ पे हम लोग पूरा फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज जीएसटी अकाउंटिंग विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके ओके।